इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की प्रयोग सहित व्याख्या कीजिए। प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। या ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों प्रश्न जो है दो प्रकार से कई बार आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2012, 15, 16, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 16, 18 मतलब कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो 2022 में भी आने के चांस बन रहे हैं, तो मैंने समझा कि आपको बता दिया जाए। फैराडे के दो नियम हैं। दोनों नियम आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम नियम के बारे में। प्रथम नियम को आप लोग पढ़िएगा। जब किसी बंद कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो पहला नियम तो आपका बिल्कुल सिंपल है। यदि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है और यह धारा केवल तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो पहला नियम तो आप सभी को याद हो गया होगा। याद ना हुआ हो तो आप चाहें तो अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, दूसरा नियम यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा हुआ है। किसी बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही आपका नियम है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि E बराबर φ2 माइनस φ2, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, φ2 माइनस φ1 होगा। ठीक है, φ2 माइनस φ1 अपान टी, और जो आपका φ2 माइनस φ1 है ये आपका हो जाएगा डेल्टा टी अपान डेल्टा फाई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, E बराबर आपका है φ2 माइनस φ1। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। देखिए E अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और φ2 माइनस φ1 अपान टी, तो ये आपका हो जाएगा E बराबर माइनस के और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, E अनुक्रमानुपाती φ2 माइनस φ1 अपान टी, इसका मतलब E बराबर φ2 माइनस मतलब माइनस के डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि φ1 जो है ये प्रारंभिक फ्लक्स है, φ2 जो है ये दोबारा में फ्लक्स, ठीक है, दूसरा वाला फ्लक्स है, और टी समय के बाद फ्लक्स। ठीक है, मतलब कि φ1 जो है प्रारंभिक फ्लक्स है, φ2 जो है वो टी समय के बाद का फ्लक्स है। और माइनस चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह यहाँ प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा भी जो नियम है इसका ये भी लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेन बात है जो कि लिखी हुई है कि नियमों की प्रयोग सहित व्याख्या कीजिए। प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो ये दिशा ज्ञात करने के लिए हमें कुछ प्रयोग करना होगा। उस प्रयोग को आप यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि ये आता है और इसमें आपके लिखा होता है कि 2+5, इसका मतलब है कि 2 नंबर के तो आपके नियम हो गए, 5 नंबर का सिर्फ आपके एग्जाम में प्रयोग आ जाता है। ठीक है, तो प्रयोग समझना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित हमारा प्रयोग क्या रहने वाला है। प्रयोग के लिए आपके सामने यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, ये आपके सामने 4 चित्र बने हुए हैं। इस चित्र में आपको ये जो आपका बना हुआ है, एक घुमा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाया गया है ना, ये आपकी तो है कुंडली, ये कुंडली है, और इसमें जो आपका गोला है, गोला के अंदर जो आपका तेल लगा हुआ है, ये है आपका धारा मापी। आपको ये समझाया गया है कि जब किसी कुंडली के पास हम किसी, ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है जिसका N मतलब उत्तरी सिरा, S मतलब दक्षिणी सिरा।
जब हम किसी कुंडली के पास किसी चुंबक के उत्तरी सिरे को ले जाते हैं तो धारा मापी में जो सुई होती है ना, ये विक्षेपित हो जाती है। और फिर आपको बताया गया है कि ये कुंडली है। अगर हम कुंडली के पास, अगर हम इससे कुंडली से जो इसका उत्तरी सिरा है इससे इसको दूर ले जाते हैं तो भी धारा मापी में ये सुई होती है विक्षेपित हो जाती है। इसी प्रकार आपको यहाँ बताया गया कि जब कुंडली के पास हम इसका दक्षिणी सिरा लाते हैं तो भी धारा मापी में सुई विक्षेपित होती है। और जब भी हम कुंडली के पास, कुंडली से दूर इसका दक्षिणी सिरा जो है कुंडली से दूर ले आते हैं तो भी धारा मापी में जो विक्षेप है हो जाता है। विक्षेप का मतलब सुई विक्षेपित होती है, सुई जो है घूम जाती है। तो चारों बार में आपको ये बताया गया है कि यदि चाहें आप इसके पास उत्तरी सिरा ले आएँ चुंबक का, चाहे आप दूर ले जाएं, या इसके पास दक्षिणी सिरा ले आएँ चुंबक का, या इससे दूर ले जाएं, प्रत्येक बार जो धारा मापी में जो सुई होती है वो विक्षेपित हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है वो आप लोग आगे समझिएगा, ठीक है। डिटेल से आपको यहाँ बताया गया है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे मैंने जो आपको बताया है। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पता लगेगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रदर्शन। पृथक्कृत तारों की एक कुंडली बनाकर चित्र के अनुसार एक परिपथ तैयार करते हैं। आप समझ गए कि तारों से क्या करते हैं, एक कुंडली बनाते हैं। तो हमने क्या क्या तार लिया, तार से इस प्रकार से एक कुंडली बना के रेडी की, ठीक है। फिर आगे क्या रखा है कि जब हम एक छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव N को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो धारा मापी में एक विक्षेप आता है। वही बात आपके लिखी हुई है। आपकी इस प्रकार से कुंडली बनी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी एक कुंडली बनी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कुंडली बनी हुई है और इसमें होता क्या है कि यहाँ पर लगा हुआ है धारा मापी। और आपको ये बताया गया है कि जब हम इसके पास में लाते हैं उत्तरी सिरे को, ठीक है, जब इसके पास में उत्तरी सिरे को लाते हैं तो क्या होता है, धारा मापी में एक विक्षेप आता है। धारा मापी में यह विक्षेप कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है। जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले आते हैं, आपसे कहा गया है कि ना, जब इसको दूर ले आते हैं तो धारा मापी में पुनः विक्षेप होता है, लेकिन यह विक्षेप पहले के विपरीत होता है। तो बात को समझिएगा। आप इसको अपनी भाषा में लिख के देखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जब हम किसी छड़ चुंबक के उत्तरी सिरे को किसी कुंडली के पास लाते हैं तो धारा मापी में विक्षेप होता है, और जब हम उत्तरी सिरे को दूर ले आते हैं तो भी इस पे विक्षेप होता है, लेकिन यह विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे समझिएगा। यहाँ पर आपको समझाया गया है कि इसी प्रकार जब हम कुंडली के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास ले आते हैं या दूर ले आते हैं तो प्रत्येक दशा में विक्षेप पहले वाले विक्षेप से विपरीत होता है। मतलब ये है कि आप कुंडली के पास चाहे उसका उत्तरी सिरा ले जाएं चुंबक का, चाहे आप दक्षिणी सिरा उसके पास ले जाएं, चाहे उससे दूर ले जाएं, विक्षेप होता है धारा मापी में, लेकिन ये विक्षेप जो होता है पहले वाले विक्षेप से विपरीत होता है, ठीक है। बस ये बात है मैन। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है। ये निष्कर्ष क्या निकलता है इसको समझिएगा। इससे लिखा है उपयुक्त प्रयोग के आधार पर धारा मापी में विक्षेप केवल तब होता है जब तक कुंडली और चुंबक में आपेक्षिक गति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिससे ये कुंडली आपकी बनी हुई थी, ठीक है, ये आपकी कुंडली बनी हुई थी और ये आपकी चुंबक थी। जो ये धारा मापी में जो आपकी सुई है ये विक्षेपित कब होती है? ये जब होती है जब या तो आप इसके पास ले आते हैं या तो इससे दूर ले जाते हैं। अगर आप इसे एक जगह पर रोक दें तो ये सुई विक्षेपित नहीं होगी। बात को समझिए। दोनों के स्थिर रहने या दोनों के समान वेग से एक ही दिशा में चलने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। समझ गए? जब उसके पास लाएंगे या उससे दूर ले जाएंगे तभी विक्षेप होगा, अन्यथा विक्षेप मतलब सुई भी नहीं घूमेगी। अब इससे स्पष्ट होता है कि सेल ना होने पर भी धारा मापी में क्षणिक विक्षेप आता है। इससे क्या मतलब होता है? इससे पता लगता है कि देखिए कुंडली के पास अगर आप चुंबक को लेकर आएंगे तो धारा मापी में विक्षेप होगा, चाहे इसमें सेल हो चाहे ना हो। अतः इस प्रयोग से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रदर्शन होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस मतलब इतनी बातों को समझने के बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहली बात तो कि आप ये वाला जो आपका चित्र है आप इस चित्र को बना सकते हैं, आराम से इसको बनाना सीख लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, देखिए आप इसको बनाएंगे तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो कम से कम 2 नंबर तो आपके वो चित्र को देख कर ही दे देगा।
उसके बाद जब आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे, आप जब इसको मैंने अभी आपको समझाया, आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको लिख के देखेंगे, आप कम से कम आधा पेज तो लिख देंगे इसके बारे में। तो मिला जुला कर आप 1 या 1.5 पेज लिख देंगे अगर, तो आपको पूरे 7 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार अब आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी कॉपी कलम निकालिएगा और फिर से आप इन सबको लिख कर देखिएगा बिना देखे, ठीक है? जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ, आपको पता लग चुका है, आपको याद भी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।